और आइए सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आज हम सबसे बड़ी खबर की। वायरस से पूरी दुनिया में त्राहिमाम है। 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी गवाही। ऐसा शख्स जिसकी गवाही 100% सच होगी। जी हां, आदमखोर पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज दुनिया की सबसे बड़ी गवाही। आदमखोर पर कौन है वो शख्स जो 100% सच बोल रहा है? देखिए जरा, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एंथनी फाउची। एंथनी फाउची अमेरिका के व्हाइट हाउस के मेडिकल एडवाइजर हैं। एंथनी फाउची कोई छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। एंथनी फाउची आज बताएंगे कि आखिर कोरोना कहां से आया, ये वायरस दुनिया में कहां से आया। देखिए जरा, एंथनी फाउची ये खड़े हैं और ये जो बाइडेन के साथ, अगर फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाएं, एंथनी फाउची जो बोलेंगे वो 100% सच बोलेंगे। जो बाइडेन के साथ उनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, डॉक्टर एंथनी फाउची, यानी छोटी मोटी शख्सियत नहीं है एंथनी फाउची। एक और तस्वीर में आइए, उनको दिखाते हैं आपको, डॉक्टर फाउची की ट्रंप के साथ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ट्रंप के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ एंथनी फाउची। फुल स्क्रीन तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति बने। फाउची आज आपको सच बताएंगे कि ये 30 लाख से ज्यादा जो मौतें हुई हैं, इसके पीछे की हकीकत क्या। देखिए जरा, फाउची को आप ट्रंप के साथ देख रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, कौन सी शख्सियत है फाउची। ये देखिए, बराक ओबामा के साथ फाउची खड़े हैं। ये यानी फाउची, सोचिए, इतने सालों से व्हाइट हाउस के मेडिकल एडवाइजर हैं कि खुद बाइडेन के साथ, ट्रंप के साथ और ओबामा के साथ काम कर चुके हैं। फुल स्क्रीन रहे तस्वीरें दिखाइए। फाउची जो बात बोलेंगे वो 100 और 16 आने सच बोलेंगे। फाउची बताने जा रहे हैं कि कहां से आखिर ये वायरस निकल कर आया। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जरा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर से फाउची अमेरिका में व्हाइट हाउस के मेडिकल एडवाइजर हैं और फाउची ने बहुत बड़ा खुलासा किया। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए फाउची की। इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि फाउची की गवाही दुनिया की सबसे बड़ी गवाही होने जा रही है, खास तौर पर कोरोना पर। आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं फाउची की। ये देखिए, बिल क्लिंटन जो कि 1999 और 1996 के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। फाउची देखिए बिल क्लिंटन को समझा रहे हैं। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें भी मैं दिखाऊं, इससे आप समझिए कि एंथनी फाउची कौन है, उनका क्या रुतबा है अमेरिका में, उनकी क्या शख्सियत है अमेरिका में। और फाउची ने जो खुलासे किए हैं वो चौंका देने वाले और बड़े खुलासे। आइए जल्दी से आपको दिखाएं फाउची क्या कह रहे हैं। जल्दी से आइए आपको दिखाते हैं फाउची ने क्या कुछ कहा है। जल्दी से मैं आपको दिखाने जा रहा हूं फाउची का बयान। देखिए जरा, फाउची कौन है, फाउची क्या कह रहे हैं। फाउची ने 1 साल पहले क्या कहा था? फाउची ने 1 साल पहले कहा था वुहान लैब से नहीं निकला वायरस, पहले कहा था। अभी क्या कहा वो बताऊंगा मैं आपको। फाउची ने कहा लैब से वायरस फैलने के सबूत नहीं, 1 साल पहले कहा था। उसके बाद कहा पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। यह फाउची का बयान 1 साल पहले था। लेकिन आपको अब बताने जा रहा हूं कि फाउची अब क्या कुछ कह रहे हैं। फाउची का आज जो कहना है वो चौंकाने वाला है। सोचिए, मैंने आपको अमेरिका के सारे राष्ट्रपतियों की तस्वीरें दिखाई कि फाउची कितनी बड़ी शख्सियत है। फाउची का आज कहना है कि ये जो वायरस है ये प्राकृतिक नहीं है, यानी ये नेचुरल नहीं है, यानी ये कुदरतन नहीं बना है। फाउची ये बात कह रहे हैं। फाउची कह रहे हैं चीन में जो हुआ उसकी जांच बेहद जरूरी है। फाउची जो कह रहे हैं वो 100% सच माना जाना चाहिए। फाउची का कहना है कि वायरस की उत्पत्ति का पता लगाना होगा। पहली बात जो उन्होंने कही वही सबसे बड़ी है कि ये नेचुरल नहीं है। क्या यानी जो 34 लाख से ज्यादा जाने गई हैं, ये किसी नेचुरल और प्राकृतिक वायरस से नहीं गई हैं। फाउची ये कह रहे हैं वायरस अपने आप पैदा नहीं हो सकता। इससे बड़ी बात शायद कोई बड़ा वैज्ञानिक दुनिया का क्या कहेगा कि वायरस अपने आप पैदा नहीं हुआ, इसे पैदा किया गया है। तो फाउची जो बात कह रहे हैं इसके मायने आप बखूबी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जानिए कि आखिर फाउची है क्या, फाउची ने क्या अध्ययन किया है, किस किस ओहदे पर और पद पर फाउची रहे। उसके बाद उनकी बात की गंभीरता और अहमियत को आप समझ पाएंगे। देखिए जरा ये रिपोर्ट। जानलेवा वायरस पर सबसे बड़ी गवाही। बाइडेन के करीबी ने बताया सच। आज होने वाली है वायरस पर सबसे बड़ी गवाही। उस शख्स की गवाही जो बुश से लेकर बिल क्लिंटन, ओबामा से लेकर ट्रंप और बाइडेन तक के साथ काम कर चुका है।
अमेरिका के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर एंथनी फाउची ने चीन को बेनकाब कर दिया है। डॉक्टर फाउची जो लगभग 1985 से व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सा सलाहकार के रूप में काम करते रहे हैं। डॉक्टर फाउची को महामारी एक्सपर्ट माना जाता है। अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस के निदेशक हैं। ट्रंप की कोरोना टास्क फोर्स के चीफ रह चुके हैं। इबोला और जीका वायरस पर भी काम किया। इसके अलावा डॉक्टर फाउची को अमेरिका का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी अमेरिका का सबसे बड़ा वैज्ञानिक जिसने HIV एड्स वायरस से भी अमेरिकी नागरिकों को बचाया, वो वैज्ञानिक अब चीन की वुहान लैब पर सवाल खड़े कर रहा है। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर फाउची की। आपने जान लिया कि वो कौन सी शख्सियत है, फाउची की का कहने का मतलब और मायने क्या है। अगर फाउची नाम ले रहे हैं चीन का, अगर फाउची कह रहे हैं कि ये वायरस प्राकृतिक नहीं है, इसके बहुत मायने हैं। क्योंकि फाउची को अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। आप फाउची को सुनने जा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि ये वायरस, फाउची कह रहे हैं कि जो पहले कहानी बनाई गई थी कि ये वायरस दरअसल जानवर से इंसान में आया, ये सही नहीं है। बाकायदा चीन की जांच होनी चाहिए। सुनिए जरा फाउची को। But no, I'm not convinced about that. I think that we should continue to investigate what went on in China until we find out, to the best of our ability, exactly what happened. Certainly, the people who've investigated say it likely was the emergence from an animal reservoir that then infected individuals, but it could have been something else. And we need to find that out. So, that's the reason why I said I'm perfectly in favor of any investigation that looks into the origin of the virus. तो फाउची साफ साफ कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अमेरिका के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में शुमार महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर फाउची का दावा यह है कि कोरोना वायरस वुहान वायरोलॉजी लैब से ही निकला है और दुनिया भर में फैल गया है, यानी लैब से निकलकर फैला है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति के मुख्य चिकित्सा सलाहकार डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि वो इस बात से सहमत नहीं है कि कोरोना वायरस स्वाभाविक रूप से या फिर यूं कहें कि अपने आप कहीं से पैदा हो गया या जन्म ले लिया। उन्होंने कहा है कि ये वायरस के पैदा होने यानी उसकी उत्पत्ति की खुली जांच की मांग की है, यानी इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा इस मामले की जांच होनी चाहिए कि चीन की उस लैब में, वुहान लैब की वो बात कर रहे हैं, उस लैब में आखिर क्या हुआ। दरअसल एक कार्यक्रम में जब डॉक्टर फाउची से पूछा गया कि क्या उन्हें अभी विश्वास है कि कोरोना वायरस स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि चीन में जो हुआ उसकी जांच तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक यह पता न लग जाए कि आखिर चीन में हुआ क्या था। डॉक्टर फाउची ने वुहान लैब पर हुई पुरानी जांच का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वुहान लैब और कोरोना वायरस की जांच की थी, उनका कहना है कि कोरोना वायरस सबसे पहले जानवरों से पैदा हुआ और उसके बाद इसने लोगों को संक्रमित किया। लेकिन यह कुछ और हो सकता है और हमें इसका पता लगाना होगा। आपको बता दें कि लगभग साल भर पहले डॉक्टर फाउची ने इसी थ्योरी को काफी हद तक खारिज कर दिया था, लेकिन साल भर बाद, रिसर्च के बाद, एविडेंसेस के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्टर फाउची इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह प्राकृतिक नहीं है, यह वायरस नेचुरल नहीं है, यह अप्राकृतिक है। उन्होंने कोरोना वायरस के लैब में बनने और वहीं से फैलने को मानने से भी इनकार कर दिया। यानी वो ये कह रहे हैं कि वायरस लैब में बना हो सकता है, लेकिन डॉक्टर फाउची वुहान लैब में वायरस बनने और फैलने की बात ये पर मना नहीं कर रहे हैं। बड़ी बात यह है, अब सवाल यह है कि शक के घेरे में कौन आता है। डॉक्टर फाउची ने जब कह दिया कि चीन की जांच होनी चाहिए, तो शक के घेरे में आता है वुहान लैब। वुहान लैब पर शक होता है और एक बहुत बड़ा खुलासा इस लैब से जुड़ा मैं आपको अगला बताने जा रहा हूं, जो फाउची की बात को सच साबित कर देगा। जी हां, इस लैब से जुड़ा बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है कि इस लैब में ऐसा कुछ था जिसे चीन ने छिपाया है। वो क्या है सच, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए इस वॉल पर वुहान लैब का रहस्य, ये बहुत बड़ी खबर है आज की। इसे जूम इन करके नजदीक से दिखाइए। कोरोना फैलने से पहले लैब के डॉक्टर बीमार हो गए थे। यह खुलासा पहली बार हुआ है कि कोरोना फैलने से पहले लैब के डॉक्टर बीमार हो गए थे। यानी वो वुहान लैब जहां से वायरस निकला, उसके डॉक्टर, यानी कोरोना चीन से और वुहान लैब से बाहर निकले, उससे पहले वहां काम करने वाले डॉक्टर बीमार हो गए।
गंभीर हालत में इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, यानी डॉक्टर इस हद तक बीमार हो गए कि इन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वुहान लैब के अंदर की बात मैं बता रहा हूं। बीमार डॉक्टरों में कोरोना के लक्षण थे, यानी लैब से ही वायरस निकला, तभी ये डॉक्टर बीमार हुए, तभी इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। और चीन ने WHO से ये सच छिपाया है, और यही वजह है कि चीन ने WHO को कभी लैब के अंदर नहीं घुसने दिया गया। आइए अब आपको बताते हैं चीन का झूठ पकड़ा कैसे गया। सबसे पहले ये जानिए चीन का झूठ कैसे पकड़ा गया, ये आपको बताने जा रहे हैं। एक तरफ वुहान की लैब पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें दावा किया गया है कि चीन ने कोरोना वायरस पर पूरी दुनिया से झूठ बोला है। रिपोर्ट में बाकायदा बताया गया है कि चीन ने इस बारे में WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से बहुत अहम जानकारी छिपाई है, और अमेरिकी मीडिया का दावा है कि रिपोर्ट अमेरिकी खुफिया विभाग की है, जिसके मुताबिक चीन ने WHO को बताया था कि वुहान में कोरोना का पहला केस 8 दिसंबर, जी हां, पहला केस कब आया? 8 दिसंबर 2019 को मिला था पहला केस, जबकि वायरस से संक्रमण का मामला इसके 1 महीने पहले ही सामने आ गया था। सोचिए चीन ये सच क्यों छुपा रहा था? इसलिए क्योंकि ये पकड़ा जाएगा कि वुहान लैब में ही वायरस बना। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में रिसर्च करने वाले 3 डॉक्टर नवंबर 2019 में बीमार पड़ गए थे, जो मैंने आपको बताया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, और बीमारी के दौरान दोनों डॉक्टरों में कोरोना के लक्षण देखे गए थे। ये सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा सच है। लेकिन अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, फाउची पहले वैज्ञानिक या दुनिया की सबसे बड़ी गवाही बेशक हो, लेकिन इससे पहले ये दावे और भी बड़े साइंटिस्ट और भी बड़े वैज्ञानिक कर चुके हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा किसने किसने, जल्दी से मैं इसे रोटेट करूंगा, एक नजर आपको डलवाऊंगा कि किस किस ने दावा किया था कि यह वायरस चीन से ही निकला है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो दावा कर चुके हैं कि चीन की जांच होनी चाहिए। उन्होंने भी कहा था कि वायरस चीन से निकला। इससे पहले खुद ली मेंगयांग, जो कि वायरोलॉजिस्ट हैं, चीन में रहती थी, फिलहाल अपनी जान बचाने के लिए सच बोलने के बाद न्यूयॉर्क में रहना पड़ रहा है, उन्होंने भी यही दावा किया था। इसके अलावा राष्ट्रपति ब्राजील के जेयर बोल्सोनारो ने भी यही कहा था कि कौन सा वो मुल्क है जो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता है, उसकी ही जांच होनी चाहिए। ब्रिटिश पत्रकार निकोलस वेड भी यही दावा कर चुके हैं कि यह वायरस चीन से ही निकला है और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा दुनिया के बड़े वैज्ञानिक, टॉप साइंटिस्ट भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि यह वायरस चीन से निकला है। तो पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है कि कौन कौन यह दावा कर चुका है। अमेरिका की सिलेक्ट कमेटी, जी हां, अमेरिका की संसदीय समिति की रिपोर्ट भी कह रही है कि यह वायरस चीन से निकला है, और दुनिया के जो खुफिया दस्तावेज अमेरिका के हाथ लगे थे, वो कोविड सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, वो भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि कैसे जैविक युद्ध रचा गया पूरी दुनिया के खिलाफ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सियासी। जी हां, अब अगली खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पूरे देश में अगर कहीं की सियासत दिलचस्प मानी जाती है तो वो बिहार की है। और बिहार की सियासत की लालू मांझी फैमिली फाइट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लालू यादव और जीतन राम मांझी के परिवार की फैमिली फाइट, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल हुआ क्या, मैं आपको बताऊं। लालू यादव फिलहाल जेल में थे, लालू यादव जेल से बाहर आ गए हैं। तो लालू यादव और जीतन राम मांझी के बीच दोस्ती भी रही, अदावत भी रही। तो सियासत में ये सब होता है, लेकिन फैमिली फाइट शुरू हो गई है। लालू यादव और जीतन राम मांझी के परिवार के बीच ये पारिवारिक लड़ाई शुरू हो गई है। ये पारिवारिक लड़ाई कैसे शुरू हुई है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। और बहुत दिलचस्प लड़ाई हुई परिवार के बीच में, वो भी कड़ी दर कड़ी आपको बताऊंगा। तो लालू यादव का ये लालू एंड फैमिली जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लालू के लाल सुपुत्र और बेटियां, ये लालू की बेटी है रोहिणी, जो रहती हैं सिंगापुर में। रोहिणी के बीच, लालू की बेटी रोहिणी जो सिंगापुर में रहती है, इनके बीच और जीतन राम मांझी की जो बहू है, उनको मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जीतन राम मांझी की बहू और लालू की बेटी के बीच ये जो लड़ाई शुरू हो गई है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है मांझी की बहू, मांझी के जो सुपुत्र हैं वो मंत्री हैं, उनकी ये पत्नी है। तो मांझी की बहू और लालू की बेटी में हो गई है जंग शुरू। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए पारिवारिक लड़ाई पर जरा रिपोर्ट देखिए पहले। ननद भौजाई की लड़ाई तो आपने ढेरों देखी होंगी, लेकिन बिहार में आजकल जो लड़ाई चल रही है वो ननद भौजाई की बाकी सभी लड़ाइयों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल नाटकीय और दिलचस्प है, फुल एंटरटेनिंग।
जो कोरोना महामारी में लोगों के लिए किसी थेरेपी से कम नहीं। यहां ननद से मतलब पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य से है, तो भौजाई की भूमिका में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू और बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी की पत्नी दीपा मांझी से है। अब तक ट्विटर पर केवल रोहिणी आचार्य ट्विटर खेल रही थी, लेकिन जैसे ही रोहिणी ने जीतन राम मांझी के खिलाफ ट्वीट किया, जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने इसमें झन्नाटेदार एंट्री ले ली, ठीक उसी अंदाज में जैसे ननद शेर तो बहू सवा शेर। अब आपको बताते हैं दरअसल हुआ क्या। दरअसल बिहार में कोरोना काल में सियासत ट्विटर पर ही चल रही है। लालू प्रसाद यादव के बेटे और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और नीतीश सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर पलटवार किया था। जीतन राम मांझी ने कोविड सेंटर को लेकर, दरअसल तेजस्वी ने अपने घर को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया था। तेजस्वी ने कोविड सेंटर पर को तब्दील किया उसको, तो तेजस्वी पर जीतन राम मांझी ने हमला बोला, जिसके बाद लालू की बेटी रोहिणी आचार्य जो आजकल सिंगापुर में रहती हैं वो भड़क गई। उन्होंने न सिर्फ जीतन राम मांझी पर तंज कसा बल्कि उनके परिवार पर भी निशाना साधा। इस पर मांझी की बहू दीपा मांझी अंदर से बुरी तरह जल भुन गई और इसके बाद ट्विटर वॉर शुरू हो गया। आइए अब आपको दिखाते हैं, सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं लालू की बेटी का सबसे पहले ट्वीट आपको दिखाते हैं। इस लड़ाई आगे बढ़ी तो लालू की बेटी ने क्या लिखा। लालू की बेटी लिख रही है, आरजेडी परिवार के लोग, जरा नजदीक से दिखाइएगा, आरजेडी परिवार के लोग जन सेवा कर रहे हैं, यानी खुद के लिए कह रही है कि जन सेवा कर रहे हैं परिवार के लोग, और गिरगिट सा रंग बदलने वाले, यानी मांझी को कह रही है, मांझी के परिवार को कह रही है गिरगिट सा रंग बदलने वाले, जरा ये बता दे हमें तू समधिन दामाद से कौन सा सेवा करवा रहे हो। यानी सीधे सीधे बहू के जरिए बाकी परिवार पर हमला कर रही हैं। ये लालू की बेटी थी। लालू की बेटी के इस ट्वीट के बाद एक और ट्वीट लालू की बेटी का मैं आपको दिखा रहा हूं। लालू की बेटी आगे क्या लिख रही है। लालू की बेटी मांझी के बेटे के लिए, यानी मांझी के बेटे के लिए और दीपा के पति के लिए लिख रही हैं। होटल में रंगरलियां मनाते हुए पकड़े गए, उनका एक वीडियो आया था, पकड़े गए अपने नालायक बेटे से कौन सा सेवा करवा रहे हो तुम, पलटू का तलवा चाटने वाले। जीतन राम मांझी को ये कह रही है पलटू का तलवा चाटने वाले, यानी नीतीश को ये लोग पलटू राम कहते हैं। इसलिए ये हमला किया गया है नीतीश कुमार पर। जी हां, नीतीश पर सीधा वार तेजस्वी तेज प्रताप करते हैं और लालू का पूरा परिवार, और नीतीश के साथ मांझी है। तो ये हमला दरअसल किया गया नीतीश कुमार पर कि मांझी नीतीश के साथ है, इसलिए इन्हें पलटू राम कहा गया। आइए अब आपको मैं बताता हूं कि मांझी की बहू क्या कह रही है। मांझी की बहू क्या कह रही है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मांझी की बहू ने सीधे तेज प्रताप की पत्नी पर, यानी लालू की बहू पर, तेज प्रताप की पत्नी पर हमला कर दिया। मांझी की बहू ने क्या लिखा, भाई पिटवाए गली गली, बहन बने बजरंग बली, भाभी को घर में पिटवाती हो। आगे वो लिखती हैं कि भाभी को घर में पिटवाती हो, यानी तेज प्रताप की पत्नी को। हे भ्रष्टाचार की रोहिणी, तुम इतना ज्ञान कहां से लाती हो। ये मांझी की बहू कह रही है लालू की बेटी से, और हमला कर रही है तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या पर, जिन पर तलाक का केस चल रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं जरा लालू जिस पर हमला कर रही है, ये उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल मांझी की बहू हमला कर रही है ऐश्वर्या पर। ये ऐश्वर्या की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लालू की बहू तेज प्रताप की पत्नी है, जिन्होंने उन दिनों बहुत ड्रामा हुआ घर के बाहर, फिलहाल तलाक का केस चल रहा है। तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, और ये पूरा ड्रामा हुआ, घर से सामान ले गई। ये है तेज, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाएं, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाएं। ये लालू की बहू है जिनकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, और इन पर दरअसल हमला किया मांझी की बहू ने। सीधे लालू की बेटी को निशाने पर लिया था, लालू की बेटी को निशाने पर लिया था। आइए अब आपको दिखाते हैं कि मांझी, इसके बाद मांझी की बहू ने क्या कहा। मांझी की बहू ने एक और ट्वीट किया। मांझी की बहू ने निशाना साधा ट्वीट के जरिए, वो आपको दिखाने जा रहे हैं क्या ट्वीट किया उन्होंने, देखिए जरा। मांझी की बहू ने ट्वीट करते हुए फिर से तेज प्रताप की पत्नी पर हमला किया है। उन्होंने लिखा, बिहार में एक और बेटी इंसाफ मांग रही है जिसकी जिंदगी लालू परिवार ने बर्बाद कर दी। यानी तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या के लिए लिख रही हैं
क्या गलती थी ऐश्वर्या की जो तुम सबने मिलकर उसे जलील किया और मारा पीटा? तो लालू और मांझी की फैमिली फाइट जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं, जो सीधे सीधे तेज प्रताप पर हमला कर रही है ये। लेकिन ये यही नहीं रुका, ये लड़ाई और आगे बढ़ गई। ये लड़ाई आगे बढ़ी और सीधे सीधे लालू यादव और राबड़ी तक पहुंच गई, इनके 15 साल के कुशासन तक पहुंच गई। कैसे? देखिए, जीतन राम मांझी की बहू ने अब लालू और राबड़ी पर हमला किया। इस रिपोर्ट में देखिए जरा। रोहिणी और दीपा की लड़ाई की शुरुआत भले ही सियासी वजह से हुई, लेकिन अब तक निजी थी। मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब दीपा मांझी ने अपने अंदाज में रोहिणी से उनके पिता लालू यादव और राबड़ी देवी से सरकार के कामकाज पर सवाल उठा दिए, जिसका मजमून था 15 साल में तुम्हारे मम्मी पापा ने क्या किया? तुम सिंगापुरिया जाली डॉक्टर हो, जैसे तैसे डॉक्टर बनी हो और दूसरे को ज्ञान सिखा रही हो। ठीक से रह, ये बिहार बा। जब हमला लालू यादव पर हो तो फिर रोहिणी कैसे चुप रहती? तो रोहिणी फिर मैदान में कूद पड़ी, लेकिन निशाना निजी ही रखा। रोहिणी ने लिखा, 2 बोरी चावल की खातिर मानसिक आपा खोने वाला तुम्हारा परिवार नौटंकीबाज है। एक दुकानदार को पटना के बाजार में दांत काटा, थाने में लूट कर नागिन डांस किया। बताओ कौन था वो? अब बारी थी दीपा मांझी की। तो दीपा ने रोहिणी की दुखती रग पर हाथ रख दिया, जिसमें उन्होंने कुछ दिन पहले ट्विटर द्वारा उनका अकाउंट बंद करने का जिक्र किया। ये देखिए, रोहिणी आचार्य के चिचियाहट। ट्विटर ने पाबंदी लगाई तो अब फेसबुक पर ज्ञान दे रही हैं। 6 लाइन ठीक से लिख नहीं पाती हैं, अपने को मुख्यमंत्री समझ रही हैं। पढ़ाई पर ध्यान देती तब ये हाल नहीं होता। अब ऐसे में सवाल ये कि ये लड़ाई कहां तक जाएगी, फिलहाल कहना मुश्किल है। और आइए अब आपको बताते हैं इस पूरी लड़ाई में हुआ क्या। ये जो बहन बेटी और बहू की लड़ाई चल रही थी, इसमें तेज प्रताप की भी एंट्री हो गई है। लालू के लाल तेज प्रताप ने एंट्री कर ली है। इस पारिवारिक लड़ाई में तेज प्रताप भी कूद पड़े। ये देखिए, अलग अलग अवतार में तेज प्रताप नजर आते हैं और बिहार की पॉलिटिक्स में तेज प्रताप का बहुत तेज है, ये भी आपको बता रहे हैं। आइए आपको बता रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। हुआ यह कि रोहिणी आचार्य यानी मांझी की लालू की बेटी और मांझी की बहू दीपा के इस ट्विटर वॉर में रोज नए नए किरदार शामिल हो रहे हैं। अब हुआ क्या कि अब इसमें लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप कूद पड़े। तेज प्रताप ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील मोदी पर हमला बोला और उन्होंने कोरोना के बहाने सुशील मोदी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने लिखा कि अभी महामारी है, जनता को भुखमरी से बचाने का वक्त है, जबकि सुशील मोदी लालू परिवार पर हमला बोल रहे हैं और मेरी बहन से बदसलूकी कर रहे हैं, उसका ट्विटर अकाउंट लॉक करा रहे हैं। दरअसल बिहार में ट्विटर वॉर की यह सियासत सुशील मोदी के ट्वीट के बाद से ही गर्मा गई है, जब सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा था कि तेजस्वी यादव को चाहिए कि वो अपनी दोनों बहनों से बिहार के कोरोना पीड़ितों का इलाज करवाएं, क्योंकि उनकी दोनों बहनें डॉक्टर हैं। सुशील मोदी के इस ट्वीट के बाद रोहिणी आचार्य ने सारी मर्यादाएं पार कर दी थी और सुशील मोदी के खिलाफ ट्विटर पर बहुत कुछ अनाप शनाप लिखा था, जिसके बाद सुशील मोदी ने ट्विटर मैनेजमेंट से इसकी शिकायत की थी और ट्विटर ने रोहिणी के अकाउंट को यानी लालू की बेटी के अकाउंट को होल्ड कर दिया था। तेज प्रताप उसी का जिक्र कर रहे हैं और उसी बहाने सुशील मोदी को निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि वो दीपा मांझी पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए उनके निशाने पर सीधे सीधे मांझी और सुशील मोदी थे। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि दरअसल देश में लॉकडाउन पिछले कई दिनों से लगा है, आगे लंबे वक्त तक चलने वाला है, लेकिन आपको हम बताने जा रहे हैं कि आपके इलाके में आखिर अनलॉक कब होगा। आपके इलाके में लॉकडाउन बहुत दिन से लगा है, कब से अनलॉक हो सकता है ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं और कैसे कैसे आपके इलाके में लॉकडाउन हट सकता है। तो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, अनलॉक की तरफ देश बढ़ रहा है। लंबे लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने इसके बाकायदा संकेत दिए हैं। 1 जून से इन राज्यों में कुछ छूट मिल सकती है। सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में 1 जून से क्या क्या राहत मिल सकती है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। एहतियात के साथ मेट्रो खुल सकती है। बड़ी खबर यह है कि एहतियात के साथ हो सकता है मेट्रो खोल दी जाए। शादी समारोह की अनुमति मिल सकती है। जी हां, शादी समारोह पर रोक था वो हट सकती है। बाजार आंशिक रूप से खोले जा सकते हैं।
ऑफिस खोलने की भी अनुमति मिल सकती है। पाबंदियों के साथ मॉल भी खुल सकते हैं। वहीं आपको बताएं, देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन की वजह से कोरोना के नए मामलों में कमी आई है। इसके बाद उद्धव सरकार 1 जून से कुछ राहत दे सकती है। साथ ही साथ महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र में क्या कुछ हो सकता है। कई चरणों में हटाए जाएंगे प्रतिबंध। पहली चीज, पहले चरण में दुकानें खुल सकती हैं। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं इस वक्त। होटल, रेस्टोरेंट, बार भी खुल सकते हैं। लोकल सेवा फिर से शुरू हो सकती है। धार्मिक स्थल भी खोले जा सकते हैं महाराष्ट्र में। दरअसल महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन मुहिम सफल रही, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। पाबंदियों के साथ ही धार्मिक स्थलों या होटल, रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बाद हालात पटरी पर लौट रहे हैं। एक्टिव केस में कमी होने के साथ ही पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट आई है, और जिसके बाद 1 जून से उत्तर प्रदेश में अनलॉक में कई राहत मिल सकती है। यूपी की अब हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश वालों के लिए जरूरी जानकारी, 1 जून से क्या कुछ खुलेगा। जहां केस कम है वहां बाजार खुल सकते हैं, ऑफिस भी खोले जा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में कोरोना केस कम जरूर हुए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद कम है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 1 जून से राहत मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में 5 जिलों में थोड़ी ढील दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अनंत काल तक बंद नहीं रखा जा सकता। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी अनलॉक के दौरान कई जगह राहत दी जा सकती है। मध्य प्रदेश में 1 जून से क्या कुछ खुल सकता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। 25% कर्मचारी के साथ दफ्तर खुल सकते हैं। यहां केस कम, वहां राहत ज्यादा मिलेगी। मॉल, सिनेमाघर फिलहाल नहीं खुलेंगे। दरअसल इन राज्यों में 31 मई तक लॉकडाउन लगा है, और इन राज्यों में केसेस की संख्या में कमी आ रही है। ऐसे में धीरे धीरे अनलॉक में छूट मिलेगी। बहरहाल तो धीरे धीरे इन जगहों पर छूट मिलेगी, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कौन से देश में छूट मिल गई है, कौन से देश में पूरी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म होकर अनलॉक शुरू हो गया। इटली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, इटली में बिना मास्क लोग निकलने लगे हैं। जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें इटली की मैं दिखाऊं। देखिए जरा, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उन्हें बाहर निकलने की इजाजत है। इटली की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लोग बिना मास्क निकल रहे हैं। रेस्टोरेंट खुल गए इटली में, वहां की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अब आपको दिखाता हूं कि इटली में क्या कुछ छूट मिल गई है, क्योंकि इसकी उम्मीद हिंदुस्तान में भी लोग कर रहे हैं कि यहां भी जल्दी से छूट मिले। इटली में आपको बता रहा हूं, इटली में बीच पर जाना यानी समंदर के किनारे जाना, पर्यटन स्थल, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, संग्रहालय और सिनेमा हॉल खुल गए हैं। 2 जून से और ज्यादा राहत दी जाएगी। इसके अलावा आपको बताते हैं, इटली के अलावा मैं आपको बताता हूं स्पेन में भी बाकायदा रेस्टोरेंट खुल गए। स्पेन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। मार्केट्स खुले, लोग निकलने लगे हैं। यहां वैक्सीनेशन हो चुका है ज्यादातर लोगों में। और उसके अलावा आप देखिए जरा, फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाएं। मार्केट पे लोग निकलने लगे हैं, और हम इस उम्मीद में इन तस्वीरों को देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी जल्दी से जल्दी अनलॉक जैसी स्थिति होगी। आंशिक रूप से ही सही, धीरे धीरे खुलेंगे बाजार, वैक्सीनेशन ज्यादा होगा, उसके बाद यह स्थिति हिंदुस्तान में भी हो सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि यहां कब से अनलॉक होगा। उससे पहले आपको बताएं कि स्पेन में क्या कुछ अनलॉक हुआ है, यह आपको बताने जा रहे हैं। शर्तों के साथ क्या कुछ स्पेन में खुल गया है। यूरोप से आने वालों पर रोक नहीं, यानी यूरोप से अगर कोई आ रहा है स्पेन में तो उस पर रोक नहीं है। इसके साथ ही शर्तों के साथ ज्यादातर प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, यानी कुछ शर्तें लागू की गई हैं। केस कम हो रहे हैं तो और ज्यादा छूट मिलेगी। केसेस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन से अच्छी खबर नहीं आ रही है। यानी अब तक आपने डबल म्यूटेंट सुना होगा, ब्रिटेन में ट्रिपल म्यूटेंट आ गया। ब्रिटेन में अनलॉक जैसी स्थिति थी, बाजार खुलने लगे थे, लेकिन खबर यह मिल रही है कि ट्रिपल म्यूटेंट आ गया। यानी कोरोना का जो वायरस है एक बार से बदला तो वो डबल म्यूटेंट, और डबल से भी बदल गया तो वो ट्रिपल म्यूटेंट। यही स्थिति ब्रिटेन में है। जरा रिपोर्ट देखिए जो डराने वाली है कि अब तक डबल म्यूटेंट से डर रहे थे, वहां ट्रिपल म्यूटेंट आ गया। देखिए रिपोर्ट। ब्रिटेन में मिला ट्रिपल म्यूटेंट। अनलॉक से पहले फिर लॉक हो गया ब्रिटेन। यूरोप के 30 में से 20 देश धीरे धीरे अनलॉक हो रहे हैं। ब्रिटेन भी 17 मई से पूरी तरह अनलॉक हो गया था, लेकिन अनलॉक होने के 1 हफ्ते बाद ही ब्रिटेन में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे। दरअसल ट्रिपल म्यूटेशन वेरिएंट की वजह से केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 7 दिनों में 12% केस बढ़ गए। नए स्ट्रेन का नाम VUI21
MI01, यॉर्कशायर में मिला ट्रिपल म्यूटेशन वेरिएंट। पहले से ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। दरअसल ट्रिपल म्यूटेशन का मतलब है कि कोरोना वायरस के 3 अलग अलग स्ट्रेन मिलकर एक नए वेरिएंट में बदल गए। अब इस वेरिएंट के मामले पूरे ब्रिटेन में सामने आने लगे हैं। सिर्फ 2 शहरों में करीब 50 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ब्रिटेन में 1/3 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और उसके बाद अनलॉक की तैयारी थी, लेकिन ट्रिपल म्यूटेशन वेरिएंट ने ब्रिटेन की टेंशन बढ़ा दी है। और आइए अब आपको बताते हैं ट्रिपल म्यूटेंट होने के बाद हुआ क्या, यानी ट्रिपल म्यूटेंट डरा रहा है, ट्रिपल म्यूटेंट में हुआ क्या, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हुआ ये कि जर्मनी ने ब्रिटेन पर बैन लगा दिया। जैसे ही खबर मिली कि ब्रिटेन में डबल के बाद ट्रिपल म्यूटेंट आ गया और केसेस बढ़ गए हैं, जर्मनी ने सबसे पहले ब्रिटेन पर बैन लगा लिया कि ब्रिटेन के लोग अब जर्मनी नहीं आएंगे। ब्रिटिश यात्रियों पर बैन लगा दिया है कि अब ये जर्मनी में एंट्री ना कर सकें। सिर्फ जर्मनी के जो नागरिक हैं वही वापस आ सकते हैं ब्रिटेन से। इसके अलावा जर्मनी में बार, पब और रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं फिलहाल एहतियातन। कई देश में बैन लगाने की तैयारी कर ली है। बाकायदा कहा गया है कि जो ब्रिटेन से जर्मनी आएगा उसे कम से कम 2 हफ्ते तक क्वारंटीन रहना होगा। आइए, ये तो बात हो गई ब्रिटेन की, लेकिन हम हिंदुस्तान की बात कर लें, क्योंकि वहां दूसरे मुल्कों में लॉकडाउन हटने लगा है, अनलॉक होने लगा, लेकिन हिंदुस्तान में अनलॉक तब होगा, लॉकडाउन तब होगा जब ये तस्वीरें आना बंद हो जाएंगी। देखिए जरा कर्नाटक की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। घोड़े का अंतिम संस्कार करने के लिए इतना मजमा लगा है, आदमी नहीं, इंसान नहीं, घोड़े के अंतिम संस्कार के लिए ये जो भीड़ लगी है। तस्वीरें देखिए जरा, ये देखिए फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए जरा, हजारों की भीड़ जा रही है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। घोड़े के अंतिम संस्कार के लिए हजारों की भीड़ पहुंच गई। आखिर ऐसे कैसे रुकेगा कोरोना, सवाल यही है। दूसरे मुल्कों की तस्वीरें हम देखते हैं और सोचते हैं कि हमारे यहाँ जल्दी से कोरोना थम जाएगा। देखिए जरा, घोड़े के अंतिम संस्कार के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ये कर्नाटक की तस्वीर, उस कर्नाटक की तस्वीर जहां कोरोना सबसे ज्यादा डरा रहा है, उस कर्नाटक की तस्वीरें मैं आपको देखिए जरा भीड़। एक नजर में आप समझ सकते हैं कि आखिर ऐसे कैसे कोरोना रुक जाएगा, सवाल यही है। इतना ही नहीं, आइए मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तो घोड़े क्या अंतिम संस्कार देख लिया, ये देखिए मध्य प्रदेश के बड़वानी के जनाजे की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए खचाखच भीड़ और सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर निकला है। मध्य प्रदेश की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जनाजे की तस्वीरें, फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें मैं दिखाऊं आपको, देखिए जरा ऐसे कैसे कोरोना जाएगा, सवाल यही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि लॉकडाउन हटेगा, लेकिन ऐसे कैसे संभव है लॉकडाउन का हटना जब अभी भी सैकड़ों लोग एक साथ निकल रहे हैं, जबकि बाकायदा लॉकडाउन के दौरान गाइडलाइंस हैं कि कम से कम लोग निकलेंगे, कहीं 20 लोग, कहीं 25 लोग, लेकिन यहां आपको सैकड़ों लोग नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश की सड़कों पर। इससे पता चल रहा है कि आखिर ऐसे ही निकलते रहे तो लॉकडाउन खत्म होने की या अनलॉक होने की स्थिति पैदा नहीं होगी। आइए अब आपको दिखाते हैं कि तमिलनाडु की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। शादी समारोह की तस्वीरें देखिए, ये शादी समारोह में देखिए जरा मजमा देखिए, यहां से वहां तक आपको भीड़ नजर आ रही है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाइए, फुल स्क्रीन तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। ये फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें हैं, देखिए जरा, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, देख लीजिए आगे से पीछे तक सब बिना मास्क हैं। दूल्हा दुल्हन को भी मैं दिखा रहा हूं, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, जो आसपास उनके हैं वो भी बिना मास्क हैं। ये देखिए फ्लाइट की तस्वीरें देखिए जरा, फ्लाइट के अंदर की तस्वीरें हैं, यहां से वहां तक पीछे तक नजर दौड़ाएंगे, हर शख्स बिना मास्क फ्लाइट में बैठा है। शादी के लिए पूरा खानदान जा रहा है, उससे आप समझ सकते हैं कि किसी को भी कोई कोरोना का डर और खौफ नहीं है। वही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तमिलनाडु की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अब आपको दिखाता हूं मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में लॉकडाउन के दौरान कैसे एडीएम ने थप्पड़ मारा है। ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी कल, दूसरी तस्वीरें ये देखिए तस्वीरें, ये एडीएम साहिबा है। एडीएम साहिबा ने बात की और बात करते करते जब तक संभलता तब तक थप्पड़ लगा दिया। जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए। इस दुकानदार ने लॉकडाउन में अपनी दुकान खोली हुई थी, जरा सुनाइए एक बार हुआ क्या। झूठ बोल रहा था, अभी बोला ना मीर कला में है ना, झूठ बोल रहा था, मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में लॉकडाउन के दौरान दुकान खोलने पर एडीएम मंजूषा ने दुकानदार को सरेआम थप्पड़ मार दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया।
बोला ना नील कलर में नील कलर में है ना पर उधर है ना तभी क्या झूठ बोल रहा था। और आइए, रोज सुबह शाम यही कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवा लीजिए, कोरोना से लड़ाई का एक ही समाधान है, वो है वैक्सीन। आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं कि जब कुछ लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए मेडिकल टीम पहुंची तो लोग नदी में कूद गए कि वैक्सीन न लगवानी पड़े। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा। वैक्सीन लगवाने पहुंची मेडिकल टीम लगाने के लिए, टीके का डर इस कदर है, ये खौफ खामखा का है। देखिए जरा, ये लोगों को जैसे ही पता चला कि वैक्सीन लगने वाली है, नदी में छलांग लगा दी। फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए जरा, देखिए। बहुत से लोग, गांव के लोग, जिनके घर तक पहुंची मेडिकल टीम इन्हें खुद वैक्सीन लगवाने के लिए, और जैसे ही इन्हें पता चला कि मेडिकल टीम वैक्सीन लगाने आ रही है, ये जितने लोग थे ये सब भाग खड़े हुए। बाराबंकी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, और सब जाकर नदी में छलांग लगा दी जिससे वैक्सीन न लगवानी पड़े। ये वैक्सीन का जो खौफ है ये खामखा का है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के जरिए ही जान बच सकती है। इन लोगों में खौफ और डर इस बात का था कि वैक्सीन से कहीं जान न चली जाए। बहरहाल, इसलिए बहुत जरूरी है वैक्सीन लगवाई जाए, इसलिए बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो ज्यादा से ज्यादा लोगों का, क्योंकि कोरोना से लड़ने का यही एक इलाज और उपाय है। अब खबर यह है कि दरअसल 12वीं के एग्जाम पर तलवार लटक रही है कि कैसे होंगे 12वीं के एग्जाम। सबके लिए परेशानी का सबब है। लोगों के घर में बहुत से बच्चे हैं जो 12वीं के एग्जाम के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लेना है। कोरोना की इस महामारी के बीच तमाम परीक्षाएं या तो रद्द कर दी गई हैं। 24 अप्रैल को सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित हो गई थी। अब ऐसे में चर्चा ये हो रही है कि ये परीक्षाएं हो या ना हो। अगर परीक्षाएं होंगी तो फिर तरीका क्या होगा, सवाल ये। शिक्षा मंत्री की राज्यों के साथ बैठक, इसी सिलसिले में कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बोर्ड परीक्षा समेत कई और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक की, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव शामिल हुए। इस बैठक में चर्चा की गई कि किस तरह से परीक्षाओं को कराया जाए। साथ ही शिक्षा मंत्री ने राज्यों को बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कल तक जवाब देने का समय दिया है। हालांकि बैठक से बाहर यह भी निकलकर सामने आया था कि तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों ने कोरोना संक्रमण को लेकर परीक्षाएं कराने को लेकर असमर्थता जताई थी और कुछ वक्त के लिए परीक्षाओं को टालने का अनुरोध किया था। यूपी का परीक्षा प्लान आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश तैयार है, वहीं कुछ राज्यों ने परीक्षाओं को लेकर तैयारी भी शुरू कर दी है। यूपी के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि परीक्षाएं कराने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद और यूपी सरकार पूरी तरह से तैयार है। केंद्र की ओर से निर्देश मिलते ही यूपी बोर्ड 1 महीने के अंदर परीक्षाएं कराकर रिजल्ट घोषित कर देगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा परीक्षा के लिए तैयार है। उधर दूसरी तरफ आपको बताएं कि हरियाणा भी परीक्षा कराने के लिए तैयार है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वो परीक्षाओं को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। अगर कोई छात्र कोरोना की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो उसे बाद में एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। हालांकि हरियाणा की तरफ से परीक्षा का पैटर्न बदलने और समय कम करने की अपील की जा रही है। दिल्ली परीक्षा के पक्ष में नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री परीक्षाएं कराए जाने का विरोध कर चुके हैं। उनका कहना है कि बिना टीकाकरण के परीक्षाएं कराना बड़ी भूल हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा कराने के लिए विकल्पों को तलाशने की अपील भी की है। तो क्या विकल्प हो सकते हैं आपको बताते हैं। अगर परीक्षाएं होती हैं 12वीं की तो 12वीं की परीक्षाओं में क्या कुछ विकल्प हो सकता है, कैसे परीक्षाएं कराई जा सकती हैं, ये आपको बताते हैं। एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं और राज्य क्या मान रहे हैं। कैसे होंगी परीक्षाएं आपको बता रहे हैं। पहले ये कि कई चरणों में परीक्षा हो, सबके जहन में ये कि परीक्षा हो कैसे, अलग अलग फेजेस में हो। दूसरा ये कि स्कूल ही एग्जाम कराएं, यानी कहीं और सेंटर ना पड़े, बच्चे वहीं जाकर एग्जाम दे लें। एक ये तरीका हो सकता है। इसके अलावा जो तरीका हो सकता है वो ये कि पेपर का समय कम कर दिया जाए, यानी पेपर छोटा बनाया जाए, बच्चे जाएं, कम समय में पेपर देकर आ जाएं, अलग अलग फेजेज में, बहुत ज्यादा संख्या ना हो, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। एक ये विकल्प हो सकता है। इसके अलावा आपको बताएं सिर्फ प्रमुख विषयों का पेपर हो, जो मेन एग्जाम है वो हो, जो मेन आपके सब्जेक्ट हैं उसका ही एग्जाम हो। एक विकल्प ये हो सकता है। इसके साथ ही
बाद में भी परीक्षा का विकल्प हो, यानी अगर कोई इस स्थिति में नहीं है भी कि वो एग्जाम दे सके तो बाद में भी उसके लिए यह मौका हो कि वो बाद में भी परीक्षा दे सकता है। ऑनलाइन एग्जाम का भी विकल्प है कि ऑनलाइन एग्जाम करा दिया जाए, यह भी एक ऑप्शन में शुमार है। तो ये वो विकल्प हैं जिनके जरिए से एग्जाम कराए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी बहरहाल अभी राज्य सरकारों के साथ बैठकर केंद्र सरकार कोई भी अंतिम निर्णय लेगा। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।